हाँ जी प्यारे बच्चों, आज की नमस्ते सत श्री अकाल। तो कक्षा 7th के सामाजिक विज्ञान के विषय में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 सेकंड और उसके भाग 3 पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला पाठ लिया है समानता। ठीक है, तो समानता क्या है, इस पर मैंने पहले एक वीडियो भी आपको दी, आपने सुनी पढ़ी होगी। समानता को जानने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। यदि ये चित्र वोट डालने का है तो अगर आप देखोगे तो इस तरह के लगभग सभी जाति धर्म के लोग मिलेंगे। सरदार जी मिल रहे हैं, ठीक है। और ये अगर अपन देखें तो अलग अलग जाति धर्म के अलग अलग व्यवसाय करने वाले तरह तरह के लोग इस वोट लिस्ट में यानी वोट लाइन में खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबको समानता का अधिकार है, वोट डालने का सबको अधिकार है। चुनाव की प्रक्रिया मैंने आपको पहले बता दी थी उस दिन स्टोरी कांता और सुजाता की, तो आपने देख ली थी कि कांता और सुजाता कैसे चुनाव में भाग लेते हैं। और कांता ये समझती है कि उसको चुनाव में बराबर का हक है, क्योंकि उसके जो मालिक है, जिस घर में वो काम करती है, वो मालिक भी उसी लाइन में खड़ा है। तो वो सोचती है कि हम सब समान हैं। कहाँ? मतदान की कारण, चुनाव के समय हम समान हैं। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में हमने जो पढ़ा था उसमें भारत के लोकतांत्रिक, यहाँ मैं दिखा दूं आपको, भारत के लोकतांत्रिक देश के कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में आपने कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली। तो उनमें मुख्य तत्वों को पढ़ा, जैसे लोगों की भागीदारी, जैसे अभी हमने देखा कि ये सभी लोग चुनाव में शासन में भाग ले रहे हैं। संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव में सबकी भागीदारी और शांतिपूर्ण संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। ठीक है, तो समानता शब्द हमारे लिए है। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में भी हमने समानता के बारे में जानने का प्रयास करना है और अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। तो हम यहाँ एक कहानी पढ़ते हैं मताधिकार की। ठीक है, तो मताधिकार की समानता, तो मत अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार, ठीक है, कब मिलता है? पहले सुना पढ़ा कभी आपने? तो आपको पता है कि जब हमारी आयु कितनी 18 वर्ष की हो जाती है तो हमें मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत में जन्मे प्रत्येक नागरिक को, जब उसकी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जब उसकी यानी उम्र 18 वर्ष हो जाती है तब उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने के लाइन में खड़े होने से होता है। पुण्य उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो लोग उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन की पहचान लेती है और पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश वैसा जहां शासन जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति करते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, ऐसे शासन को हम लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। और भारत में ऐसा ही शासन है, इसलिए भारत को लोकतांत्रिक देश भी कहा गया। ठीक है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। वयस्क किसके लिए कहा गया? 18 वर्ष की आयु, चाहे उसका कोई धर्म भी हो, शिक्षा का स्तर कोई भी हो, जाति कोई भी हो, वह गरीब हो अमीर हो, ऐसे जैसे कि आपने पिछली वर्ष की पुस्तक में पढ़ लिया था, सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को जाति धर्म लिंग या अमीर गरीब के भेदभाव रहित वोट डालने का अधिकार मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और यह सभी लोकतंत्रों पर आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास ही भी वोट डालने का अधिकार है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता है कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। ठीक है, वह
वह क्या बात है जिसमें कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या को देखते हैं। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम में से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे धक्का देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी वह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें सुबह वह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। जनी बात यहाँ ये कहता है कि कांता जब वोट डालने गई, चुनाव में भाग लेने गई, तो लाइन जो लगी हुई थी उसमें सब बराबर थे। जाति, धर्म, लिंग, अमीर, गरीब सब बराबर थे, ठीक है। लेकिन जब वह हॉस्पिटल में अपनी बेटी के लिए दवाई लेने जाती है, देन क्या देखती है कि वहां जितने भी लाइन में लगे हैं सब गरीब हैं। तो यहाँ क्या बात सामने आई कि आपके विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या प्राप्त कारण है। उपयुक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए, ठीक है। तो उसने क्या कारण पाया? पहला कारण तो उसकी गरीबी था, ठीक है। पहली बात तो ये बात स्पष्ट होगी, क्योंकि कांता गरीब थी। जो कि वो अमीर लोग थे वो सीधे हॉस्पिटल में जाकर अपनी दवाई ले सकते थे, लेकिन कांता बेचारी गरीब होने के कारण। दूसरा, जाति और धर्म। इसके अन्य कारणों की, अन्य प्रकार की असमानता को जानने के लिए कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे और ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानता को दर्शाती हैं, प्रकाश डालती हैं। तो चलिए, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक जातिगत व्यवस्था है। देखो, अभी हमने कांता वाली स्टोरी में क्या पढ़ा कि उसकी गरीबी असमानता को दर्शा रही थी। तो एक जातिगत, यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात के में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। तो विज्ञापन यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण को, ठीक है, इतना, ये वाली बातें यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में बताते। दलितों के बारे में आप पहले भी ही पिछले वर्ष पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है, यहाँ नोट करना समझना भी है, दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, ठीक है। तो दलित का अर्थ क्लियर कर लिया हमने, ठीक है। दलित का अर्थ क्या हुआ? कुचला हुआ या टूटा हुआ। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा अपनी जीवनी लिखी, जूठन में लिखते हैं। तो यहाँ सवाल हो गया, जूठन आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। उसने क्या लिखा उसको अब हम पढ़ लेते हैं। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। ओम प्रकाश अपनी आत्मकथा में क्या लिखता है कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान
मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर ऊंट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल में खेल के मैदान में झाड़ू लगवाया जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, यहीं पढ़ेगा। इसी मदरसे में, मदरसा यानी स्कूल ही लिया जाता है, और वो यूं ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। दूसरी कहानी समाप्त होने के बाद, कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है। अभी हमने 2 कहानियां पढ़ ली, एक कांता की और एक ओम प्रकाश की, ठीक है। तो तीसरी कहानी शुरू करते हैं हम, जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी भी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते हैं। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय भी कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस में से मछली पकने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या ये अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली, जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हो गई। तो यहाँ तक की कहानी में हमने क्या पाया कि आज भी असमानता का व्यवहार किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई आत्मकथा जूठन, जिसमें उसने अपने जीवन की कहानी बताई। अब हमारे पास 3 स्टेप हो गए। पहला कांता का, जब वो वोट डालने चुनाव में गई तो उसे समानता का व्यवहार नजर आया। दूसरा हमने पढ़ा ओम वाल्मीकि का, जिसमें वो विद्यालय में काम करना पड़ता है, अन्य बच्चों को नहीं। तीसरा कहानी का स्टेप हमने पाया कि अंसारी परिवार। अब तीनों में हमने क्या पाया? 3 कारण पड़े असमानता के, गरीबी, जाति और धर्म कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो गरीब थी इसलिए हॉस्पिटल की लाइन में उसको खड़े होना पड़ा और अमीर जल्दी दवाई लेकर चले जाते थे, ठीक। और दलित बच्चा होने के कारण अध्यापक उसे बेवजह डांट भी देता है, मार भी देता है। साथ में उससे स्कूल की सफाई यानी ग्राउंड, मैदान और कक्षा कक्ष को साफ करवाया जाता है। जनरल विद्यालय में साफ सफाई का काम बच्चे करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे परिवार का हिस्सा ही होता है, ठीक है ना। तो वो बातें सब कर रहे थे तो कोई बात नहीं, अगर एक जाति विशेष से कराया जाता है तो दिक्कत सामने आई। तीसरी बात अंसारी परिवार की, तो वो मांस मच्छी खाने वाले थे या उनका धर्म में ऐसा था, तो वो जब खा रहे थे तो उसको कोई भी मकान किराए पर नहीं देने वाला था। इस प्रकार हमने पाया आज की इस वीडियो में कि 3 तरह की असमानता हमारे सामने आ गई। पहली
गरीबी की, दूसरी दलित यानी जाति से संबंधित और तीसरी धर्म की। आगे की वीडियो के लिए कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।